सुप्रभात, नमस्कार सभी छात्रों को भगुर महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीएड तृतीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में आधुनिक विश्व का इतिहास, आज हम सेकंड पेपर जो है हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र उसका अध्ययन करेंगे, जो कि आधुनिक विश्व के इतिहास के रूप में है। क्योंकि हमने प्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ा, उसमें आधुनिक भारत का इतिहास था। उसी तरह यहाँ पर अब हमारा दूसरा प्रश्न पत्र आरंभ होता है, जिसमें हम शुरुआत करेंगे इसके सिलेबस के अनुसार। क्योंकि इसका सिलेबस जो है पाठ्यक्रम आधुनिक विश्व के इतिहास का वो है 1500 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक, अर्थात लगभग 600 वर्षों का इतिहास का कालखंड विश्व के इतिहास के रूप में हम पढ़ेंगे, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र होगा हमारा, जो कि 100 नंबर का था, 100 पूर्णांक का है। इस प्रकार प्रश्न पत्र हमारा 100 नंबर का, उसी प्रकार ये भी 100 नंबर का पूर्णांक का प्रश्न पत्र होगा, जिसको द्वितीय प्रश्न पत्र के नाम से जाना जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक यानी प्रकरण की, कि आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रकरण के रूप में पुनर्जागरण, अर्थात भारत के इतिहास में पुनर्जागरण को 18वीं शताब्दी के अनुसार पढ़ा, जबकि यहाँ पुनर्जागरण जो है उससे कहीं पहले आरंभ हो चुका था। इसलिए उसका समय जो माना गया आरंभ का, वो माना गया 14वीं शताब्दी। अर्थात पुनर्जागरण का जो उदय हुआ, उदय की बात करें, आरंभ की बात करें तो 14वीं शताब्दी में हुआ, और इसका प्रसार जो हुआ, पूरी तरह से प्रसार या फैलाव जो हो गया वो था 17वीं शताब्दी, यानी पूरे यूरोप में इसका प्रसार जब हुआ वो शताब्दी थी 17वीं शताब्दी। इसलिए ओवरऑल हम इसको ये कह सकते हैं कि यूरोप में, कहाँ पर, यूरोप में, क्योंकि हम बड़ी स्टडी पढ़ रहे हैं तो यूरोप का इतिहास विशेष है। तो यूरोप में पुनर्जागरण का जो प्रभाव देखने को मिलता है वो 17वीं शताब्दी में पूरी तरह से दिखाई देता है। यानी अगर प्रभाव की बात करेंगे तो यूरोप में पुनर्जागरण का प्रभाव 17वीं शताब्दी में पूरी तरह दिखाई देगा, जबकि उदय या शुरुआत की बात करें, शुरुआत जो मानी गई है वो 14वीं शताब्दी में कहाँ से मानी गई है, इटली से मानी गई है। कहाँ से मानी गई है, इटली। क्योंकि हम जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में यही चीजें आएंगी कि पुनर्जागरण आखिर क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, और ये इसका प्रसार और फैलाव कब तक संपूर्ण यूरोप में फैल गया। तो संपूर्ण यूरोप में फैलने में इसको 3 शताब्दियां लगी, 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी में जाकर ये पूरी तरह से प्रसारित हो गया, और उसके बाद यूरोप से निकलकर अन्य राष्ट्रों में आया। इसलिए भारत में 18वीं और 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण को हम धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन के नाम से पढ़ते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पुनर्जागरण को। तो उसके सबसे पहले पढ़ते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में देखते हैं कि प्राचीन काल में यूरोप के अंदर, प्राचीन समय में यूरोप में 2 संस्कृतियों का जन्म हुआ, जिसमें शुरुआत यूनान ने, जो एक छोटा सा देश था, उसने एक सांस्कृतिक रूप से अपनी शुरुआत की और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। अतः उसने एक सुविकसित संस्कृति को जन्म दिया, और वो संस्कृति क्या कहलाई, यूनान की संस्कृति कहलाई। याद रहे, प्रथम शताब्दी से लेकर हम ये कह सकते हैं 30वीं शताब्दी तक, प्रथम शताब्दी से 30वीं शताब्दी तक वहाँ पर यूनान में जो एक छोटा सा देश था, वहाँ से उसने अपनी संस्कृति को प्रसारित किया और एक बड़े विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। तो यूनान संस्कृति का आरंभ हुआ, और इसी यूनान संस्कृति ने प्रथम चरण में अपना विकास करते हुए 30वीं शताब्दी में पतन की ओर चली गई। तब 4वीं और 5वीं शताब्दी में आते आते, कौन शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में आते आते यहाँ पर नई संस्कृति का जन्म हुआ। क्योंकि जहाँ तक यूनान संस्कृति जो है उसका पतन हो चुका था, और उसके बाद नंबर 2 पर जो संस्कृति आई वो थी रोमन संस्कृति। कौन सी थी, रोमन संस्कृति। ये दोनों संस्कृतियां यूरोप की महत्वपूर्ण संस्कृतियां हैं, जिन्होंने अपने प्रभाव से पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक अपना प्रभाव बनाए रखा। ये पहली से लेकर 30वीं शताब्दी तक यूनानी संस्कृति, जिसको यूनान देश का, वहां की संस्कृति के रूप में जाना जाता है। जब 30वीं शताब्दी में यूनान का पतन हुआ, तब उसके पश्चात वहां राजनीतिक पतन के बाद इटली में रोमन संस्कृति का उदय हुआ।
है अपने आप में महत्वपूर्ण केंद्र होगा रोमन संस्कृति का, जबकि यूनान जो था वो कौन संस्कृति का था, यूनान संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो इस प्रकार से पहली से 5वीं शताब्दी तक पूरी तरह से 500 वर्षों तक इन दोनों संस्कृतियों का वर्चस्व कायम रहा और इन दोनों संस्कृतियों ने यूरोप में अपने प्रभाव को बनाए रखा। परंतु 4वीं और 5वीं शताब्दी के अंतिम दशक में आने के बाद धीरे धीरे रोमन साम्राज्य का पतन होने लगा और उसके बाद यूरोप में एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया और वो समय था 5वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, यानी 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध बोल सकते हैं इसको, अंतिम समय जो था वहां पर आता है एक नया वाद जन्म लिया, उसको बोलते हैं सामंतवाद। क्या बोलते हैं? सामंतवाद, यानी नया प्रभाव जो देखने को मिला यूरोप में वो था सामंतवाद, क्योंकि यूरोप जो था उसमें बहुत से देश थे, इन सभी देशों में एक नई संस्कृति ने जन्म लिया, वो था 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का समय और वो थी व्यवस्था कौन सी? सामंतवाद। और सामंतवाद का जब प्रभाव बढ़ने लगा तो धीरे धीरे यूरोप कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, यानी पुनर्जागरण के आरंभ से पहले के समय तक एक ऐसे काल के बराबर चला गया जिसको कहते हैं अंधकारमय वातावरण। कौन सा चला गया? अंधकारमय वातावरण। ये बात पूछ लेता है इस समय यहाँ पर मध्य युग में क्या था? अंधकारमय वातावरण। ये इस समय आते आते प्राचीन काल से निकल गया, मध्य युग में आ गया। और मध्य युग का जो टाइम था ये 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी का, ये यूरोप का क्या था? ये यूरोप का अंधकारमय वातावरण था, क्योंकि इस काल में यूरोप में किसी प्रकार की कोई नवीन चेतना या किसी प्रकार का नवीन विकास देखने को नहीं मिलता है, अर्थात ये पूरी तरह से अवरुद्ध काल था, इसलिए इसको अंधकारमय वातावरण या अंधकारमय काल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसके बहुत से कारण थे, उनको भी देखेंगे, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि जब सामंतवाद का उदय हुआ 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, अर्थात इटली में रोमन संस्कृति के पतन के बाद, जब सामंतवाद का प्रभाव दिखाई देने लगा, उसी सामंतवाद के प्रभाव के फलस्वरूप यूरोप में पूरी तरह से 5वीं शताब्दी से लेकर, यानी अर्थात 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक संपूर्ण यूरोपवासी अंधकारमय वातावरण में डूबे रहे या अंधकार में डूबे रहे। क्योंकि अंधकार में डूबे इसलिए रहे क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से जो नेतृत्व था वो राजनीतिक रूप से बिखर चुका था और उस पर धर्म का प्रभाव बढ़ चुका था, जिसके अनेक कारण उत्तरदायी थे। तो अब बात करेंगे हम कि वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण यहाँ पर सामंतवाद का उदय हुआ तथा उसका प्रभाव बढ़ा और अंधकारमय वातावरण बना। तो नंबर 1 पहला प्रभाव देखते हैं कारण के रूप में, वह है सामंतों के बढ़ते प्रभाव में शिक्षा का प्रभाव या शिक्षा का विकास अवरुद्ध हो गया। तो देखिए सामंतवाद के बढ़ावे के कारण शिक्षा जो है वो क्या हो गई? पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई, शिक्षा पर प्रतिबंध लग गया। शिक्षा पर क्या लग गया? प्रतिबंध। और शिक्षा पर प्रतिबंध लग गया तो जाहिर सी बात है कि लोगों में चेतना का और नवीन प्रसार जो है वो नहीं हो पाया। इसलिए देखते देखते क्या हुआ? समाज में बुराइयां धर्म के आधार पर बढ़ने लगी और समाज जो है वो जंजीरों में जकड़ गया। इसके समाज की जंजीरों में जकड़ा रहा, अर्थात सामंतवाद के बढ़ते प्रभाव में शिक्षा का प्रभाव अवरुद्ध हो गया। पहला पॉइंट। दूसरा कारण था धर्म के क्षेत्र में पोप और पादरी, जो कि चर्च के मुख्य हुआ करते थे, क्योंकि यूरोप में कौन सा धर्म था? अगर धर्म की बात करें तो यूरोप में धर्म जो था वो था ईसाई धर्म। कौन था? ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म ने क्या यहाँ पर पोप और पादरी जो हुआ करते थे ये चर्च के मुख्य हुआ करते थे। इसके चर्च, क्योंकि ये किसमें पूजा किया करते हैं? चर्च में पूजा किया करते हैं। और इसके चर्च जो थे उसमें पोप और पादरी के अधीन थे, इसलिए यहाँ पर धर्म का बोलबाला जो है वो अत्यधिक बढ़ने लगा और उसी के फलस्वरूप धर्म के क्षेत्र में पोप और पादरी ने सभी धर्म ग्रंथों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो धर्म ग्रंथ थे उन धर्म ग्रंथों को भी क्या कर लिया? हमने अपने अधीन कर लिया, अर्थात सारा प्रभाव अपना बढ़ाते हुए उन्होंने चर्च को पूरी तरह से अधिकार कर लिया। तो वो कौन थे? पोप और पादरी। नंबर 3 कारण रहा मेनर व्यवस्था के रूप में जागीर प्रथा का प्रभाव अधिक दिखाई देने लगा, जिससे किसानों की स्थिति और श्रमिकों की स्थिति और भी कमजोर होती गई, अर्थात श्रमिक बनकर मजदूर बनकर रह गए। तो तीसरा कारण मेनर व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? मेनर व्यवस्था। ये अपने आप में कैसी व्यवस्था थी?
सामंतवादी, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का जन्म दिया जिसे मैनर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। उसमें इन्होंने जागीरदारों को भूमि का मालिक बना दिया और जमींदारों को या जागीरदारों के प्रभाव किसानों को रखते हुए उनकी स्थिति को और भी कमजोर कर दिया। अर्थात श्रमिकों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो कृषि का जो कार्य था वो पूरी तरह से उनके अधिकार में आ गया। तो ये था तीसरा कारण। चौथा कारण रखा जो महत्वपूर्ण रहा और भी बड़े बड़े व्यापारियों ने व्यापारिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए गिल्ड व्यवस्था को जन्म दिया। कौन सी व्यवस्था? गिल्ड व्यवस्था। एक ही गिल्ड जिसको बोलते हैं गिल्ड व्यवस्था का तात्पर्य यहाँ पर है व्यापारिक श्रेणी से। इससे है व्यापारिक श्रेणी, व्यापारियों की श्रेणी, व्यापारिक श्रेणी। इसको श्रेणी इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यापारियों का एक वर्ग बन चुका था। बड़े जो व्यापारी थे उन्होंने गिल्ड व्यवस्था को जन्म दिया और ये गिल्ड व्यवस्था जो थी बड़े शहरों में लागू की गई, जिसमें गिल्ड के माध्यम से मालिकों के द्वारा श्रमिकों का आर्थिक शोषण किया गया और दो धंधों में उन्होंने अपना विकास करना शुरू कर दिया। तो ये यहाँ पे 4 कारण थे जो कि रोमन संस्कृति के पतन के बाद सामंतवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जो है वो अंधकार में वातावरण में डूबे रहने के कारण भी हम कह सकते हैं, जो कि 5वीं शताब्दी से यानी कि रोमन संस्कृति के पतन के बाद से लेकर 14वीं शताब्दी तक जहाँ तक पुनर्जागरण का उदय हुआ वहां तक पूरा यूरोप अंधकार में वातावरण में डूबा रहा। अब पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, स्थिति में परिवर्तन, कि अब बदलाव जो आया कब आया और किस रूप में आया। आखिर जो बदलाव देखने को मिला यूरोप में वो किस रूप में और कब देखने को मिला। देखिए मध्य युग जो था उसके अंतिम समय में आते थे लोगों में नवी चेतना का विकास हुआ, बौद्धिकवाद का उदय हुआ और उसी बौद्धिकवाद के उदय के तत्समूह धीरे लोगों में जो एक नई चेतना के रूप में क्रांति जागृत हुई, उसी को विद्वानों के द्वारा इतिहासकारों के द्वारा जो नाम दिया गया वो था पुनर्जागरण। इसको बौद्धिक चेतना कहते हैं। पुनर्जागरण में फ्रांसीसी शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, उस फ्रेंच भाषा के शब्द के आधार पर लोगों में चेतना आई। तो तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे जब बताएंगे अर्थ के रूप में इसका। पहले स्थिति में परिवर्तन देखते हैं कि ये स्थिति में परिवर्तन क्योंकि 5वीं शताब्दी से और 14वीं शताब्दी तक हमने देखा यूरोप कैसा था, अंधकार में। कैसा वातावरण था? अंधकार में। और अंधकारमय वातावरण में यूरोप पूरा डूबा हुआ था और अब धीरे धीरे इस 14वीं शताब्दी तक आते आते लोगों में प्रभाव जो देखने को मिला, परिवर्तन जो देखने को मिला वो किस रूप में था और क्या था वो देख रहे हैं हम परिवर्तन के रूप में, अर्थात स्थिति में परिवर्तन। तो देखिए मध्य युग के अंतिम दशकों में यूरोप की स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। अब मानव मस्तिष्क पर रूढ़िवादी धर्म परंपराओं का प्रभाव क्या होने लगा? घटने लगा। क्योंकि अब तक वो रूढ़िवादी परंपराओं में उलझे हुए थे कि धर्म का प्रभाव और बोलबाला इस 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक यूरोपवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन अब 14वीं शताब्दी के अंतिम समय में आते आते उनके मध्य युग का अंतिम समय माना जाता है और उसमें आता है मानव मस्तिष्क पर रूढ़िवादी परंपराओं का प्रभाव कम होने लगा। स्वतंत्रता के विचार और अपने विचारों को व्यक्त करने का आधार मानव जीवन का मुख्य कार्य बनने लगा। अब जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी बदलाव आने लगा क्योंकि पहले का जो जीवन था उसमें और अब लोगों की सोच में जो परिवर्तन आया वो ये आया कि पहले परलोक की कल्पना की जाती थी, अब किसकी कल्पना की जाती है? इहलोक, इसको बोलते हैं कि वर्तमान समय को भी मानकर उस पर विकास और सराहना को बल दिया जाने लगा। जबकि पहले किसपे था? परलोक, परलोक की कल्पना की जाती थी, अर्थात पुनर्जन्म के आधार पर परलोक जो हुआ करता था उसकी कल्पना की जाती थी। अब इसी लोक पर, इसी संसार में अपना विकास करने पर बल दिया जाने लगा परलोक के स्थान पर। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बदलाव था कि परलोक के स्थान पर इस संसार में ही जीवन को उचित तरीके से जीने पर बल दिया जाने लगा, अर्थात लोगों में इस लोक में रुचि लेने लगे और साथ ही साथ संसार को इसी कार्यों के आधार पर स्वर्ग बनाने का निश्चय भी किया जाने लगा। लोगों की बौद्धिक प्रवृत्ति के आधार पर जो चेतना जागृत हुई उस चेतना का परिणाम ये रहा कि उन्होंने इसी जगत में इसे स्वर्ग बनाने का कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये अपने आप में परिवर्तन था। ईश्वर कहते हैं कि लोक में मिलता है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जो चेतना आई उस चेतना के फलस्वरूप उन्होंने अब ये कार्य कर लिया कि इसी संसार में रहते हुए इसी को क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना है। इसी में हमें क्या करना है? स्वर्ग बनाते हुए अपना दृष्टिकोण बदलते हुए आधुनिकता की ओर
बढ़ना है। पुनर्जागरण की शुरुआत जो हुई वो इटली में हुई। परिवर्तन के रूप में देखें, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? पुनर्जागरण जो था, इस पुनर्जागरण की शुरुआत जो है वो इटली से हुई है शुरुआत। और ये भी पूछ लेता कि बात कि इटली में भी कौन से नगर में पुनर्जागरण की शुरुआत इटली नगर से हुई। इटली में, इटली देश है और इसमें एक नगर है। नगर कौन सा है जहां पर इसका सर्वप्रथम प्रभाव देखने को मिला? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जो था वो एक नगर था जहां पर फ्लोरेंस नगर में इसका प्रभाव सबसे पहले देखने को मिला। तो याद रहे, पुनर्जागरण की शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली में हुई और इटली के नगर जो था वो था फ्लोरेंस। यहाँ पर इसकी शुरुआत मानी गई। तो यहाँ पे परिवर्तन था जो देखने को मिला। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि इस पुनर्जागरण का जो जन्मदाता था या अग्रदूत जो था वो कौन था? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत जो माना गया है वो दांते को माना गया है। किसको माना गया है? दांते। दांते को क्या माना गया है? पुनर्जागरण का